हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके आऊँ। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस का ये आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। आपको यही सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ये आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैं अपनी वीडियो सीरीज में आपको क्या करूँ, एनसीईआरटी के बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट इमेज दी उनको इस सीरीज में लगा के समझाती हूँ। जिससे क्या होगा कि अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी तो भी अगर इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गए। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में पहला टॉपिक था भोजन, जिसका आप अध्ययन कर चुके। दूसरा टॉपिक द्रव्य की अवस्थाएं, तीसरा टॉपिक था दैनिक उपयोगी पदार्थ, चौथा टॉपिक था सजीव जगत, फिफ्थ था मानव कारक। ये सारे पार्ट को आप पढ़ चुके हैं। कई कई पार्ट के मैंने 3 3 पार्ट में आपको समझाया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस सब जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस को मैं पूरा आपको बेसिक से हाई लेवल तक का पढ़ा रही हूँ। क्योंकि आज सबको पता है कि सीटेट में क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपके टॉपिक में दिया गया सिलेबस में उन्हीं सारे टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ना है, ताकि अगर पेपर का लेवल कभी भी मॉडरेट भी बन जाए तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके सारे टॉपिक के वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आज आपका जो 6 चैप्टर है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव से लाभ क्या है, सूक्ष्म जीव से हानियां क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य को कौन से रोग हो जाते हैं, पादप को कौन से रोग हो जाते हैं, एनसीईआरटी ने इसके समरी में क्या बोला, ये सब आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं हम सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। कह रहे वह जीव जो बहुत छोटे हों, बहुत ही सूक्ष्म, जिन्हें क्या हो अपनी सामान्यतः आंखों से ना देख सके, जिसे देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़े, वह सारे जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर कह रहा सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया। किसी किसी बुक में इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत करके दिखाया गया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 5 वर्गों में माना गया है। तो इसलिए आपको यही याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों को वर्गीकरण 5 उसमें किया गया है। पहला आपका जीवाणु, फिर कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, विषाणु। ये क्या होते हैं, 5 सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण 5 क्रम में किया गया। पहला सूक्ष्म जीव क्या आपका जीवाणु, फिर कवक, फिर शैवाल, फिर प्रोटोजोआ, फिर विषाणु। जैसे जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी, मनुष्य में जीवाणु से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ से कौन से रोग हो जाते हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम किसमें विषाणु की खोज की गई थी। इन सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। चलिए हम एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीव और कुछ रोग हो जाते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी के बुक में इमेज दी हुई है कि पहला देखिए कह रहा है कि मानव रोग कौन कौन से होते हैं, फिर कह रहा है सूक्ष्म जीव किसके कारण, जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं या किसी और चीज से। फिर कह रहा है उसका संचरण, संचरण का तात्पर्य क्या होता है, फैलाव। जिससे आपको पता है कि मानव में रोग कितने प्रकार के होते हैं। मानव में रोग जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रोग कौन सा होता है, संक्रामक रोग। दूसरा क्या होता है, असंक्रामक रोग। और एक कौन सा होता है आपका अनुवांशिक रोग। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, वो आपके कौन से रोग होते हैं, वो आपके संक्रामक रोग होते हैं। जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से ना फैले तो और कौन से रोग होते हैं, असंक्रामक। जैसे आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई बीमारी है, ये सारी कैसे असंक्रामक रोग हैं। और कुछ कैसे होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं। वो क्या होता है, संतान को उनके माता पिता से मिलते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सारे आपके क्या है, अनुवांशिक रोग हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जिसकी इमेज आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो पहला रोग कह रहे हैं क्षय रोग। क्षय रोग को आप टीबी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी या तपेदिक भी कई बार दिया गया होता है। तो कह रहा है पहले पूछ रहे क्षय रोग किससे होता है, तो ये किससे होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। अब इसका संचरण कैसे होता है, वायु से, हवा के द्वारा। जब कोई व्यक्ति खांसता है, उसको अगर टीबी है तो उसके क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो क्या सकते हैं, हवा में आ जाते हैं, और हवा से क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति में संपर्क में चले जाते हैं।
तो पूछ रहे हैं कि कौन सा रोग है, तो ये आपका कौन सा, क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से। अभी हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस जीवाणु से होते हैं, उस जीवाणु का क्या नाम है। अगला आपको होता है खसरा, मिसल्स। ये रोग किससे होता है, वायरस, विषाणु से। इस चीज को याद रखना है कि जीवाणु से होते हैं कि विषाणु से। इसका भी संचरण कैसे होता है, वायु के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स, जिसे कई बार क्या होता है, चेचक बोलते हैं, ये किससे होता है, ये भी विषाणु से होता है। इसका संक्रमण कैसे, वायु से होता है, या तो वायु के द्वारा विषाणु फैल जाते हैं, या तो कई बार क्या होता है, आप रोगी व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं। और अगला रोग आपका कौन सा है, पोलियो। पोलियो भी किससे होता है, विषाणु से होता है। और ये किससे, वायु तथा जल के द्वारा। कई बार क्या होता है, दूषित जल पीने से भी पोलियो हो जाता है, और कई बार वायु के संपर्क में आने से होता है। तो कह रहे ये सारे रोगों के सामान्य बचाव कैसे जी, क्योंकि इनका संक्रमण कैसे हो रहा है, अधिकतर वायु से हो रहा है, सीधे संपर्क से, या कुछ का जल से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जब किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाएगा तो क्या करना है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है। क्योंकि कैसे रोग है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को रोग हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या करना है, अलग रख देना, घर में अलग कमरे में रख दीजिए, कुछ और कर दीजिए, उसको सामान्य व्यक्तियों से अलग रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अन्य सामान्य व्यक्तियों में वो रोग ना हो पाए। इसके अलावा रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं का अलग, जो उसकी पर्सनल चीजें होती है जिसको रोज यूज कर रहा है, उनको भी अलग रखना है। उसका तथा उसका टीकाकरण, जैसे बच्चे होते हैं, आपको पता है कि बच्चों में क्या होता है, खसरा का, हैजा का, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, अलग अलग वैक्सीनेशन होता रहता है ना, टीकाकरण होता है। तो ये सारी चीजें करानी है। तो ये क्या होगा, सामान्य उपाय हैं बचाव के। उसके अलावा ये क्या क्या सामान्य उपाय हैं। इसके बाद जो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है, डॉक्टर जो उपाय बताएंगे उनका पालन करना है। ठीक है, अगला हम पढ़ लेते हैं, जैसे हैजा है। हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। और कैसे संचरण होता है, जल से या भोजन के द्वारा होता है। जैसे आप सबने देखा होगा रोड में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे कटे फल रखे होते हैं, या बहुत सारे सामान, खाद्य पदार्थ ऐसे रखे रहते हैं, सही से उचित रूप से उसकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती। उन सब चीजों के सेवन से क्या होता है, इस रोग के फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। और अगला आपका टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया से। इसके संचरण का तरीका क्या है, ये जल के द्वारा संचरित होता है। तो इसमें सामान्य उपाय क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी मतलब हाइजीनिक, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अच्छी आदतों को अपनाना है, भली बात पके भोजन, उबला पेयजल व टीकाकरण, बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है, अच्छी आदतों का, स्वच्छ भोजन खाना है। ऐसा जो गंदा भोजन होता है, जैसे बहुत सारे आप देखते हैं कि वायरस वगैरह हो जाती है, ऐसा खुला रखा रहता है, उन सब का सेवन नहीं करना। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस किससे रोग होता है, ये रोग आपका वायरस से होता है, विषाणु से। इसका संक्रमण किससे होता है, जल के द्वारा होता है। इसमें क्या करना है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है, अशुद्ध जल के पीने से, कई बार देखते होंगे बहुत जगह पानी क्या होता है, गंदा होता है, लोग उसी को पी लेते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो पानी को बॉयल करके पीना है, उसको फिटकरी डाल के क्या करते हैं, उसको शोधन कर सकते हैं। तो इससे याद रखना कि कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि जल का शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम किसका करते हैं, फिटकरी का। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये आपका क्या होता है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। इसे पोटास एलम भी कहते हैं। ठीक है, अगला रोग आपका कौन सा होता है, मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजुआ के द्वारा। क्योंकि अभी मैंने आपको सूक्ष्म जीव कौन कौन से बताए, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल, ये 5 सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग। तो आपसे पूछ सकते हैं मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजुआ के द्वारा। अगर पूछते इसमें प्रोटोजुआ के तो द्वारा होता है, लेकिन कौन सा मच्छर, तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इस चीज को याद रखना। अब इसके बचाव के लिए आपको सामान्य उपाय क्या करने हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जल को एकत्र ना होने दें। जैसे आप देखते हैं घरों में क्या होता है, कई बार किसी चीज में पानी एकत्र रहता है, या बरसात का पानी एकत्र हो जाता है, उसमें क्या होता है, मच्छर का पनपने लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं पानी को एकत्र नहीं होने देना। ऐसे जब मच्छर नहीं हो पाएंगे तो उससे बीमारी भी कम होगी। तो अगर ऐसे पूछते हैं कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, तो किससे होता है, प्रोटोजुआ से। अगर आपसे पूछते हैं मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो किससे, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। अब चलिए हर सूक्ष्म जीव के बारे में हम डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का अध्ययन किस में करते हैं, स्टडी किस में करते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी में। जैसे मैंने आपको साइंस पढ़ाया था, तो मैंने आपको उस टॉपिक में बताया था कि साइंस की अलग अलग शाखाएं होती हैं। जैसे कोशिका का अध्ययन आप किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। रक्त का अध्ययन किस में करते हैं, अलग अलग मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी होती है, और अलग अलग शाखाएं होती हैं कि उसमें क्या करते हैं, विशेष शाखा का अध्ययन करते हैं उसमें। इसी प्रकार आपके जीवाणु, बैक्टीरिया का अध्ययन हम किस में करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में। तो आपसे पूछ सकते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज की थी एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने जब जीवाणु की खोज की थी तो उन्हें कारक जैसी संरचना दिखी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान एक कारक जैसी संरचना दिखी थी। वहीं पे इन्होंने क्या बताया था, जीवाणु के बारे में बताया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने की थी। और जीवाणु होते कैसे, तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होती है, एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं। इसको मैंने जब आपको पादप जगत व जंतु जगत वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी के बारे में समझाया था, वहाँ डिटेल से समझाया था कि केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जिसका केंद्रक क्या होता है, अल्प विकसित होता है, आवरण नहीं होता है, वो सब क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय होती हैं। ये सब मैंने आपको वहाँ पे डिटेल से समझाया था। तो कह रहा है आपका जीवाणु कैसा होता है, तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। तो कई बार आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि जीवाणु को जो जन्म सिद्धांत किसने दिया था, तो जीवाणु को जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लुईस पास्चर ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं जीवाणु से कुछ लाभ होते हैं। जिससे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में सामान्यतः क्या होता है, दूध से दही बनाते हैं। तो दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है, या कई बार ऐसे पूछ सकते हैं दूध से दही बनने में जीवाणु उपयोगी होता है, विषाणु का कारण होता है, प्रोटोजोआ या अन्य कोई सूक्ष्म जीव। तो दूध से दही बनने में किसका यूज करते हैं, किसका होता है, तो जीवाणु होता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं उस जीवाणु का क्या नाम था, तो लैक्टोबैसिलस। उस जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु नाम है। तो आपको दूध से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा पॉइंट पता होना चाहिए। दूध में मीठेपन के कारण कौन सी शर्करा होती है, तो दूध में मीठेपन का कारण होती है आपकी लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दूध में केसिन प्रोटीन होती है। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं केसिन प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो कौन सा, रेनिन एंजाइम। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको जब पाचन तंत्र समझाया था तो डिटेल से समझाई भी थी। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, बार बार रिकॉल करने से आपको चीज़ें याद नहीं करनी क्योंकि ऐसे याद होती जाएंगी। इसीलिए क्या करते हैं, पिछले की जो प्रीवियस ईयर की चीज़ें भी होती हैं या पिछले जो मैंने टॉपिक में समझाए उनको भी बीच बीच में आपको बता देती हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप बार बार उनको रिकॉल होता रहेगा तो आपको उसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको देखते देखते ही चीज़ें याद हो जाएंगी इजली वे पे। ठीक है, आप कह रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा फसल उत्पादन में सहायक होता है। तो जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, ये क्या होता है, दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं जैसे अरहर है, मूंग है, या अलग अलग जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान क्या होता है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो ये आपके क्या होगा, जीवाणु से लाभ हो गए। अब आपकी क्या होता है, कुछ जीवाणु से हानियां भी होती हैं। पूरे सूक्ष्म जीवों के एक साथ क्या लाभ होते क्या हानियां होती है उसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक एक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे आपने जीवाणु के लाभ देखे, अब जीवाणु से हानियां क्या होती है। जीवाणु से मनुष्य को कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे आपका हैजा है, टीवी है, अभी आपने पढ़ा, ये सारे रोग हो जाते हैं। तो अब हम चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हैजा जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है, या कई बार क्या हो सकता है अगर पेपर का लेवल मॉडरेट हो गया तो आपसे उनका वायरस का नाम पूछ सकते हैं कि ये रोग किस वायरस से हुआ, या ये रोग किस बैक्टीरिया से हुआ, किस कवक से हुआ। तो इसलिए आपको उन सबको चीज़ों को पता होना चाहिए कि मगर अगर मान लीजिए पेपर का लेवल मॉडरेट होगा तो भी आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं प्रमुख जीवाणु जनित रोग। पहला हम पढ़ते हैं हैजा के बारे में। तो हैजा किस जीवाणु से होता है, तो हैजा रोग आपके विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा से सबसे प्रभावित जो तंत्र होता है ये कौन सा होता है, पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बार बार उल्टियाँ आ रही होती हैं, दस्त आ रही होती है, उसका क्या होता है, पाचन सिस्टम खराब हो जाता है, किसमें, हैजा में। और हैजा किस जीवाणु से होता है, तो विब्रियो कॉलेरी से होता है। अगला हम पढ़ते हैं टीबी। टीबी को कई बार क्या होता है, क्षय रोग, तपेदिक भी कहते हैं,
तो ये पूछ सकता है किस रोग होता है, तो ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस चीज़ को याद रखना है कि टीबी रोग किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। और ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। इसमें क्या होता है, प्रभावित अंग आपका फेफड़ा होता है। इसमें व्यक्ति क्या होती है, बहुत अधिक खांसी आती रहती है। और जब बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या होता है, उसको भी इस रोग के हो जाने की संभावना रहती है। तो आपसे पूछ सकता है कि टीबी किसके द्वारा होती है, तो टीबी आपके जीवाणु के द्वारा होती है। अगला हम पढ़ते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो डिप्लोकोकल न्यूमोनी। न्यूमोनिया रोग का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है डिप्लोकोकल न्यूमोनिया। इसमें प्रभावित अंग क्या होते हैं, फेफड़ा। ये सामान्यतः क्या होता है, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा रोग होता है, कौन सा, निमोनिया। और होता है किसके द्वारा है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला हम पढ़ लेते हैं रोग आपका डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया किसके द्वारा होता है, तो डिफ्थीरिया एक जीवाणु के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है कैरन बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। क्या नाम है, कैरन बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। इसमें संक्रमित अंग क्या होता है, गला होता है। कई बार क्या होता है, इनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अंग सबसे ज़्यादा, वैसे कोई भी रोग होता है उसका प्रभाव तो संपूर्ण शरीर में होता है, लेकिन कोई एक विशेष अंग क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है संक्रमित। जैसे आपने टीवी में पढ़ा, फेफड़ा होता है। डिफ्थीरिया में क्या होता है, गला होता है, किसी में तंत्रिका तंत्र, किसी में मेरुरज्जु। तो ऐसे कई बार पूछ सकता है ना कि इसमें कौन सा संक्रमित अंग होता है, तो डिफ्थीरिया में कौन सा होता है, गला होता है। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला बीमारी पढ़ते हैं, कोढ़। कोढ़ किसके द्वारा होती है, पहले बात तो पता होनी चाहिए, जीवाणु के द्वारा होता है। कोढ़िया, इससे कई बार क्या होता है, कुष्ठ रोग भी कहते हैं। या सामान्यतः वैसे एग्जाम में कई बार कोढ़ दे सकते हैं या कुष्ठ रोग दे सकते हैं, इस चीज को याद रखना। ये क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होते हैं। किससे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और इसमें व्यक्ति का क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। और अगला रोग कौन सा होता है, टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। कौन सा रोग होता है, साल्मोनेला टाइफोसा से आपका कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड होता है। और टाइफाइड में क्या होता है, आंतें प्रभावित होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें काफ़ी टाइम तक व्यक्ति को ज्वर बना रहता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका बहुत दर्द होता है और आंतों में भी उसकी दिक्कत होने लगती है। अगला आपका क्या होता है, टिटनेस। टिटनेस किस जीवाणु से होता है, तो ये आपके क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। किससे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से आपका कौन सा टिटनेस होता है। इसमें आपका प्रभावित अंग क्या होता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो मैंने आपको बताया था, मेडुला ऑब्लांगेटा का जो पश्च भाग होता है वही क्या होता है, आपका मेरुरज्जु होती है। और टिटनेस में क्या हो जाता है, आपकी मेरुरज्जु प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ रोग होते हैं, अगले एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे आपका पीलिया होता है, प्लेग होता है, अतिसार होता है, सिफिलिस होता है। ये सब भी क्या जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अक्सर एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि पीलिया जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है या अन्य कोई कारक दे सकता है। अधिकतर ये पूछता है, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर का लेवल मॉडरेट हो गया तो आपसे इनके नाम पूछ सकते हैं, किस वायरस से होते हैं, किस बैक्टीरिया से होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं विषाणु वायरस के बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए विषाणु वायरस की खोज किसने की थी। इसको खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने इसका नाम क्या दिया था, टीएमवी वायरस दिया। अब इसे टीएमवी वायरस नाम क्यों दिया, क्योंकि इवानोवस्की ने देखा कि तंबाकू का पेड़ था, उसकी पत्तियां क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, उनमें कीड़े लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन पत्तियों को तोड़ा, उनका एक सीरम बनाया। सीरम का तात्पर्य कहना चाहेंगे तो एक हजार लिक्विड पीस के क्या किया, उनका जूस टाइप बनाया। उस जूस को इन्होंने क्या किया, जो अच्छी पत्तियां थी, स्वस्थ पत्तियां थी, जिनमें कीड़े नहीं लगे थे, उसमें डाल दिया। तो कुछ दिन बाद देखा कि उन पत्तियों में भी कीड़ा लग गया। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च में इन्होंने रिसर्च करके बताया कि उसमें क्या होता है, एक वायरस होता है। उस वायरस का इन्होंने नाम क्या दे दिया, टोबैको मुजैको वायरस, क्योंकि उन्हें तंबाकू की पत्तियों में मिला था, इसलिए उस वायरस को क्या बोला गया, टीएमवी वायरस बोला गया। तो आपसे अगर कभी पूछते हैं कि वायरस की खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने थी। और वायरस का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो वायरोलॉजी में करते हैं। इसके अलावा आपका वायरस को क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, किसको बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि वायरस की और क्या उपाधि है या क्या उपनाम है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है, इसको बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं। अब वायरस एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर।
और जो सेल थ्योरी होती है, जब मैंने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका सिद्धांत के बारे में, समस्त कोशिकाओं के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इन सब के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने आपको सेल थ्योरी के बारे में समझाया था कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। आप उसमें आपको बताया था कि समस्त जीव क्या होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं समस्त जीव। लेकिन आपको ये देखिए, जैसे विषाणु है, वायरस, ये क्या सजीव के भी लक्षण है, इसके अंदर निर्जीव के भी लक्षण है। सजीव के लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। निर्जीव क्या, इसको क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं। और आपको वायरस क्या होता है, सेल थ्योरी का पालन नहीं करते, इस चीज को याद रखना है। कि कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे क्या होता है, आपके वायरस को क्या बोलते हैं, सजीव निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी। तो हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन रहते हैं कि सजीव निर्जीव की संयोजी कड़ी है, तो सेल थ्योरी का पालन जरूर करें, क्योंकि समस्त जीवधारी क्या करते हैं, अधिकतर सेल थ्योरी का पालन करते हैं। लेकिन आपको वायरस जो होता है सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। तो आपको ये पता होना चाहिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सेल थ्योरी का, स्लाइडेन व स्वॉन नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब हमारी जो विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग होते हैं, जैसे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रुबेला, रेबीज, पोलियो, एड्स, ये सब क्या है, प्रमुख आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। तो चलिए हम एक एक रोग के बारे में पढ़ लेते हैं, किस विषाणु से होता है, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा आपसे किससे होता है, ये आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। किससे, आर्थोमिक्सो वायरस से आपका इन्फ्लुएंजा होता है। अगला क्या होता है, चेचक। चेचक आप किससे होता है, वेरिसेला हर्पीज नामक वायरस जो होता है। अगला आपका होता है चेचक में होता है क्या, व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, लाल लाल दाने, कई बार क्या होते हैं थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, और ये किससे होता है, विषाणु के कारण होता है। खसरा, खसरा किससे होता है, पैरामिक्सो विषाणु से होता है। आपको पता है कि बच्चों को क्या होता है, खसरा से बचा हो तो उसका वैक्सीनेशन किया जाता है, उनको टीका लगाए जाते हैं। तो पूछ सकते हैं खसरा किसके कारण होती है, तो पैरामिक्सो विषाणु से होता है। अगला क्या होता है, रेबीज। रेबीज जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है कुत्ते वगैरह हो जाता है, और कुत्तों के काटने से क्या होता है, व्यक्ति को भी हो जाता है। तो इसमें एक वायरस होता है, आपको कौन सा होता है, रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस से कौन सा रोग होता है, रेबीज। और जिस व्यक्ति को ये हो जाता है उसे क्या होने लगता है, उसे पानी से डर लगने लगता है, उसको श्वसन में दिक्कत होने लगती है। तो कई बार होता है जिस व्यक्ति को कुत्ते काट लेते हैं तो उसको क्या होता है, रेबीज के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है रेबीज किस वायरस से होता है, तो रैबिडो वायरस से होता है। अगला क्या होता है, पोलियो। पोलियो कहते हैं पोलियो वायरस से होते हैं। जैसे आपको पता है कि पोलियो एक ऐसा हुआ है जिसकी एक ऐसी वैक्सीनेशन है जिसकी क्या होती है, ओरल ड्रॉप दी जाती है। आप सब जानते हैं कि अधिकतर सारी वैक्सीन जो लगाई जाती है, टीकाकरण होता है, वो क्या होता है, इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन पोलियो की वैक्सीनेशन आपको क्या होती है, ओरल फॉर्म में दी जाती है। आपने देखा होगा या एड वगैरह देखते हो कि अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। ये क्या होता है, उसको ओरल ड्रॉप दी जा सकती है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा वैक्सीनेशन है जिसकी क्या होती है, आपको ओरल ड्रॉप दी जाती है, तो कौन सा है, पोलियो। और पोलियो में क्या होता है, इसका तंत्रिका तंत्र, जिस व्यक्ति को पोलियो हो जाता है उसके आपने देखा हो कई बार क्या होता है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, किसमें, पोलियो में। ठीक है, अब आगे ये पोलियो गलती से पी लिया हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हर्पीज के बारे में। हर्पीज रोग क्या होते हैं, आपके हर्पीज नामक विषाणु से होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में छाले टाइप के निकाल आते हैं और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जलन वगैरह भी महसूस होती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की आंखों में भी इससे संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, और ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अगला रोग होता है आपका एड्स। एड्स आपसे किससे होता है, HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो कई बार आपसे एड्स का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म है। और एड्स किस वायरस से होता है, तो एड्स आपको क्या होता है, HIV वायरस से होता है। और एड्स आपको क्या करता है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में आप पूछ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जब मैंने आपको परिसंचरण तंत्र समझाया था तो आपको बताया था कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी में जैसे आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, WBC होती है, तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अब जब इससे क्या होता है, एड्स में व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, T4 लिम्फोसाइट्स, जो हमारी एक सेल होती है T4 लिम्फोसाइट, ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये जब नष्ट होने लगती है तो क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता तो कोई भी पैथोजन आने पे व्यक्ति बीमार हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, कोई भी रोग का वाहक जो है उसको एक सम्मिलित फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं।
कोई भी आपका जीवाणु, कोई विषाणु, कोई भी सूक्ष्म जीव, तो ये क्या होता है, एक पैथोजन होगा सम्मिलित फॉर्म में कहेंगे। तो जब उसकी क्या होती है, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो जल्दी बीमार होने लगता है। यही क्या होता है, आपके एड्स के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं एड्स किस विषाणु से होता है, तो एड्स आपके HIV वायरस से होता है। अब चलिए हम अगले सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं, कवक के बारे में। कवक कैसा होता है, मृतोपजीवी होता है। आपको पता है अब मृतोपजीवी क्यों होता है, जब जो भी क्या होता है, जैसे मैंने पादप जगत में आपको पढ़ाया था, जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी होंगे। जो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हो कैसे होंगे, स्वापोषी होते हैं। तो अभी अपने भोजन का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल होता तो अपने भोजन का निर्माण कर सकता था। तो कवक आपका कैसा होता है, मृतोपजीवी होता है, तो इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पेंसिलिन, आपने पेंसिलिन के बारे में पढ़ा होगा। पेंसिलिन का आविष्कार किससे हुआ था, कवक से हुआ था। इसके अलावा अन्य कई चीजें जिसका निर्माण किससे होता है, कवक के द्वारा होता है। अब हम पढ़ते हैं कवक के जनित रोग। कवक से कौन कौन से रोग हो जाते हैं व्यक्ति को, जैसे आपका एथलीट फुट होता है, दांत खाज, गंजापन, स्पर्जिलोसिस, मेनिंजाइटिस, चर्म रोग, ये सब क्या प्रमुख कवक जनित रोग हैं। जैसे बहुत पहले देखा गया कि खिलाड़ियों के पैरों के पास क्या हुआ, सफ़ेद पैरों की उंगलियों के बीच में फंगस टाइप में होने लगी। तब इस टाइम पे उसको यही नाम ही दे दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे खिलाड़ियों की नमी वगैरह बनी रहती थी, जिससे क्या होगा, उनको एक रोग होने लगा था, एथलीट फुट। ये किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। इसके अलावा जैसे दांत खाज होती, गंजापन, स्पर्जिलोसिस भी होता है, मेनिंजाइटिस होता है कैसे, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। जब मैंने आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया था तो बताया था, इसमें क्या होता है, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, एक मेनिनजीन्स नामक झिल्ली होती है। उस झिल्ली में जब होता है कवक का संक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को ये रोग होता है, कौन सा, मेनिंजाइटिस। कई बार आपसे पूछ सकते हैं दाद आपके किस कवक के द्वारा होती है, तो किससे, माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा आपकी दाद होती है। इसके अलावा खाज क्या होती है, एकेरस इसके बीच नमक कवक से होती है। आपका गंजापन किस कवक से होता है, तो टेनिया कैप्टिस नमक कवक से होता है। मुक्ता कवक से क्या होता है, आपसे यही पूछ सकते हैं इनमें कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है। इससे संबंधित कवक के नाम बहुत कम पूछता है, लेकिन आपको पता होने चाहिए, अगर बाई चांस पूछ ले तो भी आपको पता होने चाहिए। अब चलिए अगले सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम है, अमीबा, ये प्रमुख क्या प्रोटोजोआ के उदाहरण है। जैसे मैंने आपको बताया था मलेरिया, मलेरिया कैसे प्रोटोजोआ जनित रोग है। और किसके काटने से होता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। अगला हम पढ़ लेते हैं शैवाल, एल्गी के बारे में। ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो कुछ शैवाल कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और स्वकोशिकीय होते हैं। जैसे आप सबने अगर देखा होगा कि बहुत सारे तालाब वगैरह में देखा होगा, कई बार क्या होता है उसमें तालाब के ऊपर ग्रीन ग्रीन आपको क्या होती है, एक परत नाम दिखाई देती है, जिसे सामान्यतः भाषा में लोग कई बार काई वगैरह भी बोलते हैं। वो क्या होती है, आपके शैवाल होते हैं, एल्गी होती हैं। और जैसे आपके आयोडीन, आयोडीन आप सब सुनते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है, ऐसा आप सबने सुनते रहते हैं। तो क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से होती है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है। तो आयोडीन की प्राप्ति आपके शैवाल से होती है। अब शैवाल में किस शैवाल से होती है, तो आपके लिमनेरिया शैवाल से, इसको याद रखना। और जैसे स्पाइरोलिना एक शैवाल है, इससे क्या होता है, कोशिका प्रोटीन SCP का उत्पादन होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं सूक्ष्म जीवों से कुछ लाभ। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीवों से अलग अलग रोग हो रहे हैं व्यक्ति को। हम पढ़ लेते हैं सूक्ष्म जीवों के रोग ही सिर्फ नहीं होते, कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था जीवाणु में क्या होता है, उससे लैक्टोबैसिलस से, उससे क्या हो रहा था, दूध से दही बन रहा था। जैसे दही, पनीर, अन्य डेयरी उत्पाद के निर्माण में क्या होता है, जीवाणु का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रेड होता है, केक होता है, इन सब के निर्माण में क्या होता है, कवक का प्रयोग होता है। जैसे कवक आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद परतनुमा संरचना होती है कवक की। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह को रख दीजिए, आपके एनसीईआरटी में ऐसा प्रयोग में दिया हुआ है कि आप क्या करती है, ब्रेड को हल्का गीला करके 1-2 दिन के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए, गर्म जगह पे, या ढक के रख दीजिए। कई दिन बाद देखेंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद परत बन जाती है। वो क्या होती है, वो आपकी कवक ही तो होती है। इसके अलावा ईस्ट का प्रयोग करके क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शराब का निर्माण करते हैं।
तो कई बार पूछ सकता है अल्कोहल का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं, तो किससे करते हैं, कैडवन प्रक्रिया से। आप देखिए मेरे जो भी नोट्स होते हैं, हर नोट्स में क्या होता है, जो भी बुलेट पॉइंट के रूप में आपको दिए जाते हैं, इन सबसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। मैं आपको जो समझाती हूँ इन सब चीज़ों को बिल्कुल याद रखिएगा, एक्सप्लेन। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताती रहती हूँ, क्वेश्चन इनसे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ आपके प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये इस तरह से पूछे जाने की संभावना है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताते हैं। और जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रतिजैविक, जैसे आपका पेंसिलिन का निर्माण हुआ, किससे हुआ, कवक से हुआ। ऐसे अलग अलग जो होते हैं प्रतिजैविक, उनका निर्माण आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। जैसे आपका हुआ था चेचक का, चेचक के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इस पॉइंट को याद रखना कि चेचक के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। जैसे आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इमेज भी दिखाई गई है, कह रहा है कि जैसे पशु आहार है, कुक्कुट आहार में भी क्या होता है, आपके प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। और ये प्रतिजैविक का निर्माण कैसे होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। कह रहा है कि ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एंटीबायोटिक अपने मन से ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या, जब भी एंटीबॉडी की जरूरत होगी डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेनी है। इसके अलावा क्या होता है, जिससे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए अगली बार जब बीमार होंगे तो आपको एंटीबॉडी की आवश्यकता होगी, तो भी आपने पहले से एंटीबॉडी ले ली तो उतना काम नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है कि जैसे क्या होता है, सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं, क्योंकि ये रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। इसलिए जब भी हमें एंटीबॉडी लेनी है तो हमें डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेनी है। अगला कह रहा है वैक्सीनेशन, आपको टीका के बारे में कह रहा है। जैसे शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, जैसे एक इमेज दिखे, ये कह रहा है कि बच्चों को, जैसे आप देखा होंगे बच्चों में क्या होता है, टीकाकरण अभियान चलता है। जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, मिशन रेनबो चलाया था। ये किससे था, मिशन रेनबो इंद्रधनुष योजना किससे, टीकाकरण से संबंधित थी। इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए। वैसे आपके एग्जाम में क्या होता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है। तो कह रहे हैं वैक्सीनेशन हम करते हैं क्यों है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। और शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती। यही प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी रक्षा करती है। कहता है जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, कोई भी पैथोजन जाता है, पैथोजन के अंदर क्या होता है, कोई भी सूक्ष्म जीव क्या, तो हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी क्या करती है, उसके डिफेक्ट में क्या करती है, उत्पन्न करती है, उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। कई बार क्या होता है कि कुछ को नहीं नष्ट कर पाती है, तो इसी समय क्या होता है, हमें एंटीबॉडी की वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है कि हमारे जब कभी भी भविष्य में, जैसे क्या होता है, बहुत टाइम आप देखते हैं प्लेग क्या थी, एक जानलेवा बीमारी थी। जब इसका क्या होता है, वैक्सीनेशन नहीं खोजा गया था, तभी बहुत ही जानलेवा बीमारी थी। अब इसका जैसे वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है कि अगर कभी भी उसका संक्रमण होगा व्यक्ति को तो क्या होगा, आसानी से ठीक हो सकता है। अब आज मान लीजिए, आज क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को प्लेग होगा तो उसको पहले ही क्या हो चुका है, उसका वैक्सीनेशन लग चुका है, टीका लग चुका है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, उससे लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है, प्रतिजैविक उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम पे क्या होता है, कोरोना वायरस चल रहा है। अभी तक क्या हुआ, कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं खोजा जा चुका। इस कारण क्या हो रहा है कि कंडीशन ज़्यादा वैसी हो रही है, क्योंकि हमारे शरीर के पास वैसी एंटीबॉडी नहीं है। वैज्ञानिकों ने अभी इसकी कोई खोज नहीं की, वैक्सीनेशन नहीं खोजा जा चुका। इस कारण क्या होता है, ये होता है, इसीलिए क्या होता है, वैक्सीनेशन लगाया जाता है, बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। अब कह रहा है कि टैक्स पहले, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीका खोज की थी। तो इस पॉइंट को याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में डिस्कस किया गया है कि 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। कह रहे हैं आपके बचपन में भी आपको अनेक रोगों के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। जैसे हम सबको भी क्या हुआ है, बचपन में क्या है, वैक्सीनेशन लगते रहते थे। ये सब क्या होता था, ताकि भविष्य में कोई भी बीमारी हो तो हम क्या हो, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत रहे, उसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की कृषि में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, राइजोबियम जीवाणु होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जैसे इस टॉपिक के प्रमुख शब्द हैं,
कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से जो प्रमुख शब्द होते हैं इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपने सीखा करके देते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसको भी पूरा डिटेल से समझा देती हूँ, ताकि क्या होगा अगर इनसे भी क्वेश्चन आए तो भी आप इजिली सॉल्व कर सकें। और मैं आपको पूरी थ्योरी तो समझा ही देते हैं। जैसे क्या हो रहा है सवाल, सवाल मैंने आपको बताया क्या होता है, जिससे क्या होता है एल्गी वगैरह होती है, जैसे तालाब वगैरह में आप देखते हैं क्या होता है ऊपर काई परत होती है हरी हरी, वो क्या होती है आपके सवाल होती है। ये क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। प्रतिजैविक, किसी भी पैथोजन के जानने पे हमारे शरीर में जो उसके अपोजिट साइड में उसके लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी उत्पन्न की जाती है वही आपकी क्या होती है, प्रतिजैविक होती है। जैसे पेंसिलिन, अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है चिकित्सा क्षेत्र में, ये सारे क्या होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं। प्रतिरक्षी, हमारे शरीर की जो WBC होती है, T4 लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करती हैं, शरीर से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है, वो हमारी क्या होती है, प्रतिरक्षी होती है। जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ये क्या है, ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं अभी मैंने आपको डिटेल से समझाया। वाहक, वाहक क्या होते हैं, पैथोजन, जो भी किस रोग का वाहक होगा। जैसे कुछ रोग आपके जीवाणु से होते हैं तो जीवाणु जनित रोग या जीवाणु के वाहक होते हैं। कुछ रोग आपके जैसे विषाणु से होते हैं, कुछ रोग आपके प्रोटोजोआ से हो जाते हैं, या कुछ अलग कवक से होते हैं। तो जिस व्यक्ति को रोग हो जाते हैं उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है, तो जिस माध्यम से संक्रमण होते हैं वो क्या होता है, वाहक होते हैं। जैसे आपको अभी बताया कि कुछ वायु के द्वारा होते हैं, कुछ जल के द्वारा, कुछ दूषित भोजन के द्वारा, तो ये क्या हो गया, उसके वाहक हो गया। अगला क्या होता है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो क्या होते हैं रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ईस्ट सहायता करता है। किण्वन की प्रक्रिया से क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। कवक, कवक क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कवक से अलग अलग रोग होते हैं, जैसे दांत खाज, और आपका क्या होता है एथलीट फुट, मेनिंजाइटिस, ये सब क्या कवक जनित रोग हैं। और कवक को कितना क्या सफेद संरचना होती है, जिसे आप घरों में देखना होगा, जिसे आप सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक का जीवाणु है जो क्या होता है दूध से दही के निर्माण में सहायक है। दूध में आपकी कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में आपके लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध में मीट और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो जीव जिन्हें क्या होता है सामान्यतः हम अपनी इन आंखों से ना देख सके, जिन्हें देखने के लिए हमें क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। अगला करें नाइट्रोजन चक्र। जैसे नाइट्रोजन स्तरीकरण होते हैं, नाइट्रोजन स्तरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसलों के जड़ों में। इससे क्या करता है, नाइट्रोजन स्तरीकरण में सहायक होता है। यही आपको क्या होता है, नाइट्रोजन स्तरीकरण होता है, जिससे फसल की उर्वरकता में वृद्धि होती है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, जैसे दूध वगैरह होता है, इसके क्या करते हैं, आपको गर्म करके ठंडा कर देना, फिर एक ताप पे गर्म करना। जैसे क्या होता है, पैकेट वाला दूध होता है, उसको क्या होता है, जब पैकेट का दूध आप देखते हैं कई कई क्या खराब नहीं होता है, जबकि दूध पता नहीं कब पैक किया होगा, क्यों, क्योंकि उसका क्या कर दिया जाता है, पाश्चुरीकरण कर दिया जाता है। रोग जनक क्या होता है, कि जिसके द्वारा क्या होता है रोग का हो, वो क्या होता है रोगजनक होता है, जिसके माध्यम से जिस व्यक्ति से रोग का आपको वाहक हो जाए, जिससे आपको रोग को फैले। अगला आपका क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मैंने आपको बताया जैसे मलेरिया होता है, यह आपको क्या होता है, इस प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। राइजोबियम, राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जो क्या होता है दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। टीका, वैक्सीनेशन क्यों होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, हम जैसे क्या होता है कभी भी भविष्य में ऐसा कोई वायरस आता है तो पहले ही क्या होता है उसका वैक्सीनेशन, जैसे प्लेग वगैरह का, हैजा वगैरह का बच्चों का वैक्सीनेशन होता है। जिससे क्या होता है, अगर वो शरीर वायरस बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को वैक्सीन मदद करती है उसके प्रतिरक्षा प्रदान करने में, उसके एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। विषाणु, वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने इसका क्या नाम दिया था, TMV वायरस, टोबैको मुजोको वायरस। टोबैको मुजोको वायरस क्यों बोला था, क्योंकि उन्होंने इसकी तंबाकू की पत्तियों में खोज की थी। ईस्ट, खमीर क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको ब्रेड वगैरह है, केक वगैरह, इन सब के निर्माण में क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, एथिल अल्कोहल के निर्माण में भी क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखा करके आपके बुक में दिए हो इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कह रहे सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं जो बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। मतलब इनको देखने के लिए क्या आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, वे जीव आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं।
अगला कह रहा है कि क्या होता है, ये बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों मरुस्थल से दलदल हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। कह रहे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मतलब हर पर्यावरण में जीवित रह पाते हैं, चाहे बर्फीला मौसम हो, शीत बहुत ठंडा हो, या बहुत उष्ण गर्म हो, या मरुस्थल हो, दलदली क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया और या सूक्ष्म जीव, विषाणु, कवक, प्रोटोजो ये सब पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वायु, जल, मिट्टी, पादप, जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म जीव सिर्फ किसी पादप में पाए जाए या सिर्फ किसी जंतु में पाए जाए, ये वायु में भी पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं आपके वायु में निरंतर उड़ते रहते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, ये क्या होता है आपके दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या होते हैं अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ये कह रहा सूक्ष्म जीव आपके, कुछ सूक्ष्म जीव कहते हैं एक कोशिकीय होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। अब कह रहे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। कह रहे जीवाणु आपका, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये क्या सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है। कह रहा है कि विषाणु इनसे अलग क्यों, क्योंकि विषाणु को क्या आप सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की संयोजी कड़ी कहते हैं, लेकिन फिर भी इसको इसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। यहाँ देख लीजिए आपकी एनसीईआरटी बुक में पांचों के बारे में दिया गया कि सूक्ष्म जीव इन पांचों को वर्गीकृत करते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी यही देखिए लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ इस चारों को लगा के आते हैं कि चार होते हैं, जबकि विषाणु भी आपका सूक्ष्म जीव में ही आती है, 5 होते हैं वर्गीकृत। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया और बोर्ड क्या होती है एनसीईआरटी के अनुसार ही आंसर को मानती है। और विषाणु, विषाणु केवल परपोषी जीवाणु, पादप तथा जंतु में गुणन करते हैं। जिस तरह विषाणु क्या होते हैं परपोषी जो होते हैं उन्हीं में क्या करते हैं गुणन करते हैं। कौन सा, वायरस। वायरस में क्या होते हैं कुछ सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं, कुछ निर्जीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वायरस को आप क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं। कह रहे कुछ सूक्ष्म जीव औषध तथा अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। जैसे आपका अल्कोहल या कुछ औषधियों का निर्माण किसका उपयोग करते हैं, जैसे आप कवक है, कवक से क्या हुआ पेंसिलिन का निर्माण हुआ। ईस्ट है, ईस्ट से क्या होता है आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। और कुछ सूक्ष्म जैविक कचरे जैसे मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट को अपघटित करके सरल पदार्थों में परावर्तित कर देते हैं। जैसे आपके कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जैविक कचरा जो होता है या मृत जंतु अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देते हैं अपघटित कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं आपका सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। इसके अलावा क्या होता है प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ से कौन सा होता है जैसे मलेरिया, इसके साथ साथ क्या होता है अतिसार, अतिसार रोग भी क्या होता है प्रोटोजोआ से होता है। तो इस चीज को याद रखना। अगर आपसे पूछता है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है तो किससे होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। और कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि रखा हुआ खाना कई बार क्या होता है आप खा लेते हैं, या कई बार किसी वजह से आपने लोगों को सुना होगा कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजन कैसे बन गया, उसमें क्या हो गया सूक्ष्म जीव हो गए। इसीलिए हम क्या करते हैं भोजन का परिरक्षण करते हैं। भोजन परिरक्षण जैसे दूध का किससे करते हैं पाश्चुरीकरण से। अच्छी अलग अलग चीज़ों को जैसे हम अचार बना के, मुरब्बा बना के, कुछ चीज़ों को सुखा कर, कुछ चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रख के, ये सब क्या करते हैं चीज़ों का खाद्य पदार्थों का हम परिरक्षण करते हैं ताकि क्या हो खराब ना हो। और कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्तरित कर देते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जिससे हम बताते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कृषि में भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि क्या होता है नाइट्रोजन को मिट्टी में स्तरीकृत कर देते हैं। जब नाइट्रोजन मिट्टी में स्तरीकृत हो जाती है तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। अब जब उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी तो उपज भी अच्छी होती है। अब मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय क्या करते हैं नाइट्रोजन को स्तरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परावर्तित कर देते हैं। जैसे कुछ जीवाणु में आपको नाम बताते हैं मैंने किसका, राइजोबियम का। इसके अलावा अगर आपको कभी पूछते हैं शैवाल कौन सा होता है तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल ये क्या करते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्तरीकृत करके क्या करते थे नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा शैवाल नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं तो कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा जीवाणु तो आपका कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। फिर विशेष चीज क्या रखना है, जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परावर्तित करते हैं, जिसका निर्वाचन क्या होता है वायुमंडल में। तो आपसे पूछ सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब आप बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है तो लगभग 21% पाई जाती है। इस तरह से आज आपका जो चैप्टर था 6 चैप्टर था सूक्ष्म जीव, इसके बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए,
क्योंकि जो भी बुलेट पॉइंट है जो मैं आपको समझा रही हूँ उनको नोट्स जरूर बना लीजिए, ताकि क्या होगा जब एक बार आप लिखेंगे तो चीज़ें आपको डिटेल्स समझ में आएंगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत जल्द सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर की, इंग्लिश पेडागोजी के लिए तथा सीटेट एग्जाम के एसएसटी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह से सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।